प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 में आपके जो टॉपिक चल रहा है गांधी युग। गांधी युग में नेक्स्ट अपन प्रारंभ करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस लेसन को प्रारंभ करने से पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं कि देखिए ये लेसन बहुत ही लंबा है। गांधी जी पीछा नहीं छोड़ने वाले। गांधी जी देश को आज़ादी दिलवाएंगे तभी जाकर ये लेसन समाप्त होना है। तो अभी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही चल रहा है आपके। तो देखिए नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको पता है अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि भाई आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, आपसे समझौते के तहत हम फिर उस पर विचार करेंगे, क्योंकि आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो। तो मोतीलाल नेहरू जी ने व अन्य कांग्रेसियों ने जो 8 सदस्य थे उन्होंने नेहरू एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। लेकिन अंग्रेजों ने जब अंग्रेजों के सामने रखी तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में यह रिपोर्ट स्वीकार नहीं करती है तो क्या करना है अपने को, स्वतंत्रता का लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्य बनाएंगे और इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो इसी क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 ईस्वी और इसके अलावा 1931 से 1932 ईस्वी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था इसका काल है। पहला चला था 1930 से 31 में बंद कर दिया जब गांधी जी और यूनियन में समझौता हुआ। उसके पश्चात 31 और 32 में पुनः प्रारंभ हुआ, 32 से 34 तक, क्योंकि 5 मार्च 1930 को 31 को गांधी जी में और इनमें समझौता हो गया था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन डिसाइड पहले कर चुके थे कि भाई करना है अगर रिपोर्ट स्वीकार नहीं करते तो इसके बाद जब रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई तो एकमात्र था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कहा जाता है कि फरवरी 1930 में साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें गांधी जी को इस आंदोलन की बागडोर सौंप दी। यह क्या कर दिया, गांधी जी को नेतृत्व प्रदान कर दिया, भाई यह आंदोलन जो प्रारंभ होगा इसका नेतृत्व आप ही करोगे। लेकिन देखिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि प्रारंभ में गांधी जी की इच्छा नहीं थी कि आंदोलन प्रारंभ करें, क्योंकि गांधी जी इससे पहले असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा पहला आंदोलन था, उस समय भी हिंसा से परेशान होकर आंदोलन वापस लिया था। अतः इस बार जब बागडोर सौंपी तो गांधी जी की प्रारंभ में ही इच्छा थी कि वे समझौते से ही अगर बात बन जाती है तो आंदोलन चलाने का औचित्य क्या है। तो गांधी जी ने क्या किया, प्रारंभ में आंदोलन को टालने का प्रयास किया और इसके लिए जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन जो कि वायसराय थे उनसे मुलाकात करके भाई ये कहा भी मेरी 11 सूत्रीय जो मांगे हैं, यानी गांधी जी ने क्या किया, वे आंदोलन को टालना है। इसके लिए वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के पश्चात उनको कहा कि भाई मेरी ये 11 मांगे हैं, इन मांगों को आप स्वीकार कीजिए। और 11 मांगे कौन कौन सी थी, जैसे सेना के खर्च में व सिविल सेवा के वेतन में 50%
की कटौती की जाए, पूर्ण शराबबंदी की जाए, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस दिया जाए, इसके अलावा लगान में कटौती की जाए, नमक कर समाप्त हो, नशीली वस्तुओं के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध हो, आदि आदि इस प्रकार की कुल 11 मांगे गांधी जी ने पेश कर दी। लेकिन होना क्या था, जैसा अब तक होता है वैसा ही हुआ। गांधी जी की इन मांगों को मना कर दिया गया, यानी अस्वीकार कर दिया। तो जब गांधी जी की मांगे अस्वीकार कर दी गई तो गांधी जी ने क्या क्या कहा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, वह बदले में मुझे क्या मिला, पत्थर मिला। क्योंकि घुटने कैसे टेके भाई, आंदोलन प्रारंभ करना नहीं चाहते थे, समझौते की कोशिश की लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। आता है गांधी जी ने कहा वे मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला। अब गांधी जी ने कह दिया कि अब अंग्रेजों आर पार के लिए तैयार हो जाओ। तो कहा जाता है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी में 78 अनुयायी। अब गांधी जी ने क्या किया, 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती जो आश्रम था वहां से दांडी तक की पैदल यात्रा की। तो दांडी मार्च क्या है, दांडी मार्च ये है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी, दांडी कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात के पास, साबरमती से दांडी तक जो पैदल यात्रा की उसे ही इतिहास में दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा 24 दिन में कंप्लीट हुई। वह कब पहुंचे गांधी जी, 6 अप्रैल को वहां पहुंचे, यानी 1930 ईस्वी में 6 अप्रैल 1930 में वहां से पहुंचे और यहीं से ही इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती, क्योंकि यहां जब 6 अप्रैल को 24 दिनों की लंबी पैदल यात्रा के पश्चात यहां पहुंचे और यहां पहुंचने पर सबसे पहले तो जो सरोजनी नायडू थी उसने गांधी जी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, आइए विधि भंजक आपका स्वागत है। विधि भंजक यानी कानून तोड़ने वाला, और गांधी जी क्या कर रहे थे, यहाँ पर कानून तोड़ने वाले थे। क्योंकि जब 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पहुंचे, अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया या नमक कानून को तोड़ा, और इसीलिए सरोजनी नायडू ने कहा था आइए विधि भंजक आपका स्वागत है। और नमक कानून तोड़कर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। पुनः रिपीट कर रहा हूं, क्यों हुआ था, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर दी, कब से, 1930 से 31 तक, 31 में बंद कर दिया, फिर 32 में से 34 ईस्वी तक। साबरमती में जो कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, गांधी जी को नेतृत्व प्रदान किया। प्रारंभ में गांधी जी चाहते थे वे आंदोलन
ना हो। अतः उन्होंने वायसराय से मांगे मनवाने के लिए कहा, लेकिन इग्नोर कर दिया। अतः गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात वहां पहुंचे, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यहीं पर सरोजिनी नायडू ने इन्हें कहा था, आइए विधिभंजक, आपका स्वागत है। अब देखिए आंदोलन का जो कार्यक्रम, आंदोलन का जो कार्यक्रम था, अब जिस आंदोलन जब प्रारंभ हो ही गया तो अब इसकी रूपरेखा क्या थी? रूपरेखा जैसे नमक कानून, वह ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन, यानी गांधी जी ने क्या रूपरेखा तैयार की कि भाई आप नमक कानून का उल्लंघन करोगे, नमक बनाओगे, ब्रिटिश जो कानून है उनका उल्लंघन करोगे। नेक्स्ट, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करोगे। सरकारी संस्था जैसे सरकारी विद्यालय है, सरकारी अदालतें हैं, सरकारी कानून है, सरकारी समारोह है, सबका बहिष्कार किया जाना चाहिए। कर नहीं देना है, यानी विरोध करना है, कर नहीं देना है। शराब की दुकानों पर धरना देना है, शांतिपूर्ण, हिंसा का कोई औचित्य नहीं था। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं वह कपड़ों का बहिष्कार करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। नेक्स्ट, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना है। तो ये आंदोलन की रूपरेखा थी। तो इस प्रकार कहा जाता है कि आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए और आंदोलन बहुत ही मजबूत था। जिस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन था, उसी प्रकार यह भी आंदोलन बहुत मजबूत था। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके आंदोलन की प्रगति। अब आंदोलन बहुत पॉपुलर था और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा था। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं मैं। जैसे इस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे खान बहादुर खान के नाम से भी जाना जाता है, और जो सीमांत गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, खुदाई खिदमतगार। वह लाल कुर्ती दल,
कि इनके सदस्य थे जो लाल कुर्ती पहने हुए थे, जिसे लाल कुर्ती दल कहा जाता है। तो यानी कहने का तात्पर्य मुस्लिमों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें प्रमुख नाम आता है खान बहादुर खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार का निर्माण किया, जिसके सदस्य लाल कुर्ती पहने हुए थे, जिसे लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। इन्होंने भी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। इसी क्रम में कहा जाता है चटगांव में सूर्य कुमार सेन, बंगाल में सूर्य कुमार सेन ने अस्थायी सरकार की स्थापना कर ली। यानी कहने का तात्पर्य वे स्वतंत्रता घोषित कर दी। और क्या कहने लगे, इनका एक ही वाक्य था, गांधी राज आ गए। इसी अलावा मणिपुर में गोडीनेली देवी थी, एक 13 वर्षीय बहुत बालिका थी जो गोडीनेलू के नाम से जानी जाती है। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने अपने नागा यानी मणिपुर में जो जाति थी, समुदाय था जिन्हें कहा जाता है नागा, उनके साथ मिलकर साथियों के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इसे रानी की उपाधि, इनका जो योगदान था, अतः इन्हें रानी की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इन्हें रानी की उपाधि दी गई और ये इतिहास में रानी गोडीनेलू के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि इसी आंदोलन के दौरान उत्तरी पश्चिमी सीमा के जो प्रांत थे, वहां के रहने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? मलंग बाबा की उपाधि दी थी। इसी आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार करना अदा करो आंदोलन चलाया गया। देखिए, इस आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे बड़ा कार्य या उपलब्धि क्या थी? कर की अदायगी ना करना, ये था सबसे बड़ा। और बिहार में क्या चलाया गया? चौकीदार कर ना अदा करो या कर मत चुकाओ। इसके अलावा कहा जाता है कि इसी आंदोलन के दौरान बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था और इसी आंदोलन के दौरान जो बालिकाएं थी यानी लड़कियों ने मांजरी सेना का गठन किया। ये इस आंदोलन की प्रगति थी। अब देखिए, इसके पश्चात कहा जाता है कि जब यह आंदोलन पूरे भारत के प्रमुख क्षेत्रों में फैलने लगा तो अब अंग्रेजों के पास एकमात्र था उपाय कि भाई अब दमन चक्र प्रारंभ किया जाए। अंग्रेजों ने क्या किया? फिर अपना दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक आपके आता है सरकारी दमन चक्र।
या ब्रिटिश दमन चक्र। सरकारी दमन चक्र, सरकारी दमन चक्र जिसमें पहला क्या किया, दमन प्रारंभ करते हुए पहले तो क्या किया, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। वैसे जुड़े जितने भी संगठन थे उनको भी अवैध घोषित कर दिया। इसके अलावा नेक्स्ट, गांधी जी व नेहरू जैसे प्रमुख जो नेता थे को कैद कर लिया। इस प्रकार कहा जाता है कि सरकार ने पूरी कोशिश की, अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की भाई इस आंदोलन को कुचल दे, लेकिन कहा जाता है कि जब काफी कोशिश करने के पश्चात भी इनका दमन नहीं किया जा सका, क्योंकि इनको कैद कर लिया गया, लेकिन फिर भी चारों तरफ आंदोलन फैल रहा है। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए गांधी जी, नेहरू जी इनको रिहा कर दिया, जो प्रमुख नेता थे। रिहा करने के पश्चात गांधी जी के पास एक संदेश भेजा, किसका, वार्ता का, भाई आइए गांधी जी हम वार्तालाप करते हैं। और इसके पश्चात कहा जाता है वार्तालाप के प्रयास जारी हो गए। इसी क्रम में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 ईस्वी तक। कहां पर, लंदन में। गोलमेज सम्मेलन इसलिए नाम दिया गया कि जहां अधिवेशन होना है, सम्मेलन होना है, वहां राउंड में टेबलें लगी हुई थी, इसीलिए इसे गोलमेज सम्मेलन नाम दिया गया। जो हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया था। किस सम्मेलन में, प्रथम सम्मेलन जहां भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया था। किन्होंने, अंग्रेजों ने। क्यों, आंदोलन भारी पड़ रहा था, समझो इसके प्रयास किए, गांधी जी से वार्तालाप भी की। उसी दौरान प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समय ब्रिटेन का जो सम्राट था वो था जॉर्ज पंचम। इसी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और अध्यक्ष जो उस समय ब्रिटिश पीएम था मैकडॉनल्ड बने। लेकिन इस सम्मेलन में जहां भारतीयों को पहली बार अंग्रेजों के समान बराबरी का दर्जा दिया गया था, क्या हुआ, गांधी जी नहीं गए। और इस सम्मेलन का औचित्य भी था गांधी जी को बुलाकर समझौता करना, लेकिन गांधी जी गए नहीं। अतः यह सम्मेलन हुआ नहीं हुआ, कोई औचित्य नहीं रहा। तो आज के इस लेसन में सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में गांधी जी व लॉर्ड इरविन जो कि उस समय वाइसराय थे, दोनों के मध्य जो समझौता हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर द्वितीय
कोलमे सम्मेलन, फिर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार गांधी जी ने वापस ले लिया, विस्तार से वर्णन करेंगे। थैंक यू।